आइए सुनते हैं आज की कहानी अमृत। मेरी माँ मेरा सामान बांध रही थी कि तभी फोन की घंटी बजने लगी। उसका नाम स्क्रीन पर आया, पर मेरी आंखों के सामने 2 दिन पहले हुए हमारा तीखा झगड़ा घूम गया। मैंने फोन काट दिया। अगर वो मेरे ऊपर पेशाब कर दे तो क्या होगा? मैंने अपना ध्यान बटाने के लिए अपनी माँ से पूछा। उनकी बाईं भौं हवा में उछली। तुम्हारा मूत्राशय भी कोई सूखा नहीं था। जब तुम छोटे बच्चे थे और उनकी गोद में रहते थे, तुम इसे उधार चुकाने की तरह ही देखो। हम दोनों हंस पड़े। वो जानती थी कि मैं मजाक कर रहा था। वो जानती थी कि मैं अपने दादाजी से कितना प्यार करता था और इस बात को लेकर कितना उत्साहित था कि कुछ ही घंटों के बाद में एक बार फिर उनके नजदीक बैठा होऊंगा। वो ये भी जानती थी कि मैं उनके गिरते स्वास्थ्य को लेकर कितना चिंतित हूँ। उनकी सेहत भी उनकी उम्र के उनके और मित्रों की तरह ही खराब होती जा रही थी। मेरे दादाजी ने जीवन के 85 वर्ष विलक्षण रूप से बेहतरीन स्वास्थ्य के साथ बिताए थे और अब वे लंगड़ाते हुए अपने जीवन के 90 वर्ष की ओर अग्रसर थे। परंतु पिछले 5 वर्ष अचानक स्याह हो गए थे। धूमिल होती रोशनी ने उन्हें एक वैरागी व्यक्ति में तब्दील कर दिया था, जो बेहद कम बोलता था। वे हमें पहचानते थे, पर फिर भी कभी कभी उनकी आंखें हमें ऐसी दिखती थी जैसे कि वे मेरी बहन के मुलायम खिलौने वाले भालू की प्लास्टिक की आंखें हों। कई बार वे लेटकर दर्द की अधिकता से कांपने लगते थे और एकाएक मुझे बताया गया कि वे अब बिस्तर पर भी गीला करने लग गए थे। दादाजी की इस वक्त क्या हालत है, मैंने सवाल किया। वे इनके साथ जीवन बिताना सीख चुकी है। जीवन, वो महिला क्रोध से पागल हो रही होगी। ये अचंभा ही है कि उन्होंने कभी दादाजी के मूत्रशाय को काटकर फेंक नहीं दिया है। बस करो। माँ ने मुझे घूरते हुए मेरे हाथों में खाने की तस्तरी थमाई। वो उस आदमी से प्रेम करती है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुम्हें इस बात पर विश्वास करने में इतनी दिक्कत क्यों होती है। मैं शांति से भोजन करने लगा। वहां विश्वास करने को क्या था? ये जरूर था कि वे लगभग 60 वर्षों से पति पत्नी के रूप में जीवन यापन कर रहे थे, पर मैंने कभी उनके बीच ऐसा कुछ नहीं देखा जिसका दूर दूर तक भी प्रेम से कोई वास्ता हो। मैंने उनके विवाह की कहानी भी सुन रखी थी, जो मेरे इस विश्वास को कि उनके बंधन में परिकथा जैसा कुछ नहीं था को और भी दृढ़ बनती थी। दादी जी एक बड़े जमींदार की सबसे बड़ी बेटी थी, जबकि दादाजी एक कृषक दंपत्ति के इकलौते बेटे थे। ये एक प्रेम कथा के बढ़िया मसाले जैसा लगता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारा नायक मिट्टी से उठकर सरकारी कर विभाग में एक बड़ा अधिकारी बन गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लड़की के पिता ने उन दोनों की शादी तय कर दी थी। यही कहानी का अंत था। केवल एक सामती महिला और सर्वाहार वर्ग के पुरुष को माता पिता की योजनानुसार विवाह बंधन में बांध दिया गया था। समाज की चलायमान वेदी पर रस्मों की अदायगी भर। हालांकि दादाजी सामाजिक सीढ़ियों की कई ऊंचाइयों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। दादी जी उन्हें उनकी देहाती पृष्ठभूमि, जिससे गाय के गोबर और कीटनाशकों की दुर्गंध आती थी, याद दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। दूसरी ओर जब भी दादी जी अपने देहाती वाक्यों में कोई अंग्रेजी शब्द आरोपित करती थी, तो दादाजी मुझे देखकर एक टेढ़ी हंसी हंसते थे। दादी जी आह भरकर कहती थी कि इस तरह उनके पिता ने उनका विवाह हमेशा गांव के जमीने के नक्शे बनाने वाले एक देहाती गंवार से कराकर उनका जीवन तबाह कर दिया। दादाजी उन्हें कोसने में व्यस्त रहने वाले थे कि कैसे उन्होंने अपना जीवन सस्ते मनोरंजन के चक्कर में घटिया साहित्य पढ़कर नष्ट कर दिया। दादी जी को दादाजी के उनके बड़े परिवार के प्रति नरम दिल होने से नफरत थी और दादाजी को दादी जी के घंटों फोन पर चिपके रहकर किसी की निंदा करने से। मैं हमेशा सोचा करता था कि एक दूसरे के प्रति इतने घृणा के भाव होने पर भी उनका 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 बच्चे पैदा कर लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे हिसाब से जितना हम जानते थे, उसके अनुसार उन्होंने ये कार्य तब किया होगा जब दादी जी एक और घटिया रोमांचक उपन्यास के पन्ने पलट रही होंगी तथा दादाजी एक और बेचारे नक्शे पर कर्ण रेखा खींच रहे होंगे। दादाजी को इस अवस्था में तो मैं निश्चित ही उनका उग्र व्यवहार देखूंगा। मैंने यूं ही किया है। मां ने सिर हिलाया, पर मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। पिछले 5 वर्ष मेरे दादाजी के लिए भी स्याह हो गए थे, पर अधिक शाब्दिक अर्थ में मोतियाबिंद चुपचाप उनकी दोनों आंखों में दाखिल हो गया था।
और उनके दोनों बल्ब फाड़ दिए थे। मैंने कई बार उन्हें चिकित्सकों के पास जाकर रोशनी की सिर्फ एक किरण के लिए भीख मांगते देखा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। उसके बाद उनकी आत्मा सड़ने लगी थी। आत्मा करुणा, क्रोध और निराशा एक व्यक्ति के मन से सारा प्रेम निकालकर बाहर फेंक सकते हैं, और यहां तो दादाजी के पास पहले से ही इसकी काफी किल्लत थी। पर मां अभी भी अपना सिर हिला रही थी। मैं जानती हूं उनका एक दूसरे के लिए क्या महत्व है, तुम देखना। मैंने सोचा मैं बहुत देख चुका हूं। मेरे दादा दादी जी व्यक्तिगत रूप से बेहतरीन इंसान थे, पर उन्हें एक कटोरे में एक साथ डाल दिया और देखिए शुरू हो गया केमिकल लोचा। सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, क्या ऐसा नहीं है? जब मेरे दादा दादी का 60 साल का रिश्ता उनके मन में एक दूसरे के लिए कोई प्रेम न जगा सका, तो मेरा 6 महीने पुराना झगड़ों से लदा हुआ रिश्ता पानी के खाली गिलास से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। वो फिर से फोन कर रही थी। मैंने फोन काट दिया। रूमानी इश्क आखिर एक मृग तृष्णा ही तो था। 9 घंटे के बाद मैं दादाजी के सामने खड़ा था। मैं समझ सकता था कि किस तरह उनकी सूनी आंखें ये कल्पना करने की कोशिश कर रही थी कि जब उन्होंने मुझे आखिरी बार देखा था, तब से अब तक मुझ में कितना बदलाव आ गया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे उनका चेहरा मेरी आवाज को पकड़कर इसका इस्तेमाल मेरा रेखा चित्र बनाने में कर रहा था। उनकी निराशा ने स्वीकार्यता के लिए एक जगह बना ली थी, पर आत्मा करुणा अभी भी वही थी और क्रोध अग्नि भी। अब मेरे पास कोई नहीं आता, बहुत भी नहीं। कितने लोग मर रहे हैं, पर मैं नहीं। मुझे मालूम है मैं जीती रहूंगी और कष्ट उठाती रहूंगी। ये अंधी जिंदगी मुझे जल्दी छोड़ने वाली नहीं। दादाजी कहाँ हैं? वे कहीं पड़े होंगे। वे केवल सोते और मूतते ही तो हैं। मूतना एवं सोना, और वे पानी भी नहीं पीते। पता नहीं मौत से पहले और क्या क्या सहना पड़ेगा। नर्क यही मेरे घर में है। हमें दोबारा उनको दिखाना चाहिए। मैं तो कहती रहती हूं, पर किसी के पास वक्त ही नहीं है। मैंने सबको कह दिया कि या तो वे इस बूढ़े आदमी को चिकित्सक के पास ले जाएं या चिता पर लिटा दें। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं खाने के कमरे को पार करता हुआ एक छोटे कमरे में गया, जो दादाजी की पनाहगाह था। वो गद्देदार पलंग पर चित पड़े हुए थे, पर वे सो नहीं रहे थे। वे मुझे देखकर हंसे और मैंने उनके सीने पर अपना सर रख दिया। हम दोनों ही जानते थे कि क्या होने वाला है। बचपन में उन्होंने मुझे जो लाखों चीजें सिखाई थी, उनमें से एक उड़िया गाना भी था, जिसके बोल इतने भयावह थे कि वे मेरी यादों में बस गए थे। मुझे उनकी टूटती आवाज में उस गाने को सुनाने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगता था। वे उठकर बैठ गए। ये दोहराने का समय था। रहा रहा खाइने बास पिया सकता, देख भी चिलाका चारू चित्रपट। धरती पुत्र भाप के इंजन से धीरे धीरे चलने की भीख मांग रहा था, जिससे कि वो उस धरती को कुछ देर और निहार सके, जिसने उसे प्रेरणा दी थी। एक जाती हुई आत्मा की याचनापूर्ण आवाज थी। एक लम्हे के लिए याचना सिर्फ एक लम्हा, और तभी माहौल अचानक सिमटकर खत्म हो गया। एक नए युगल बॉलीवुड गाने के कर्कश स्वर दादाजी के कमरे से उठे और इस लम्हे पर अतिक्रमण कर लिया। मैं मुड़ा और दादाजी की मुख मुद्रा को बदलते हुए देखा। रात के खाने पर उन दोनों ने कोई बात नहीं की। उनकी बातें एकल शब्दों का आदान प्रदान भर थी, पर अब मानो उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया था। और मजेदार बात यह थी कि अब ये अजीब भी नहीं लगता था। दादी जी उठी और दीवारों का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। दादाजी चुपचाप उन्हें देखते रहे। मैं जब भी उड़ीसा में होता था, अपने दादा दादी के साथ सोता था। ये मेरे बचपन का आखिरी अंश था, और हम दोनों ने अभी भी इसे दूर नहीं किया था। जब मैं अपने भाई बहनों के साथ भी सो रहा होता था, तो दादाजी आधी रात को मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाते थे। आज रात भी कुछ वैसा ही हुआ। मैं जल्दी ही उनके खर्राटों की जानी पहचानी मधुर लोरी सुनकर नींद के आगोश में चला गया। मैंने सपना देखा कि मैं बह रहा हूं, एक नदी पर बह रहा हूं, अकेला, एक सर्द, बेहद सर्द नदी पर। सर्दी और बढ़ती जा रही थी तथा नदी मानो चौड़ी और चौड़ी होती जा रही थी। मैंने आंखें खोली। यहां कोई नदी नहीं थी। दादाजी ने बिस्तर गीला कर दिया था। मच्छरदानी को लगभग
फाड़ते हुए मैंने बिजली का स्विच दबाया और वो देखा जिसके बारे में मैं पिछले कई महीनों से सुनता आ रहा था। उनके पाजामों और पैरों से पेशाब की बदबू आ रही थी। वो तरल पदार्थ धीरे धीरे नीली चादर के ऊपर एक घने बादल की तरह फैलता जा रहा था। पर मुझे तो बात परेशान कर रही थी वो थी कि किस तरह उनका कमजोर शरीर इस दुर्घटना पर प्रतिक्रिया देख रहा था। वे किसी सितारे के छिड़े हुए तार की तरह कांप रहे थे, जैसे कि अपनी इस बचकानी हरकत पर शर्मिंदा हो। अध जगा हुआ सा वो व्यक्ति किसी कुत्ते की तरह हाफ रहा था। उस सर्द जाड़े की रात में वो अपने पैरों को बढ़ाकर पेशाब को अपनी त्वचा से हटाना चाहता था, पर वो चिपचिपा तरल पदार्थ उसके छिद्रों से मानो कई जोकों की तरह चिपक गया था। मैं तेजी से बाहर जाकर अपने चाचा को बुलाने के लिए मुड़ा कि तभी एक दूसरी आवाज ने मुझे रोक दिया। दादी जी जग गई थी। वे बात कर रही थी, मेरे दादाजी से बात कर रही थी। वे चिल्ला नहीं रही थी, वे उन्हें सांत्वना दे रही थी। अपने 90 वर्ष के पति को एक 9 वर्ष के बच्चे की तरह सांत्वना दे रही थी। उनसे उस आवाज में बात कर रही थी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। और तभी कुछ हुआ। मैंने दादाजी को अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हुए देखा। धीरे से मैंने चुटकी ली। काश दादी जी देख पाती और उनकी तरफ बढ़ती, पर मैं गलत था। वे मुड़ी, उनकी तरफ मुड़ी और अपना हाथ बढ़ाया। वो जानती थी, वे किस तरह से जानती थी। वे टटोल रही थी, गीली सतह पर टटोल रही थी। उनके लिए टटोल रही थी जब तक कि उनकी उंगलियां आपस में छू नहीं गई। मैंने उन्हें उनके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लेकर दबाते हुए देखा। वे जितने कांपते थे, दादी उतनी ही मजबूती से पकड़ती थी। उन्हें बार बार झटके आते रहे, पर दादी जी ने उन्हें मजबूती से पकड़ रखा था और एक बार भी उन कमजोर उंगलियों को अपने हाथों से नहीं जाने दिया। वे अब शांत थे, केवल उनकी नब्ज एक साथ चल रही थी। कुछ पलों बाद दादी जी के हाथ शिथिल पड़ गए। उनके शरीर ने कांपना बंद कर दिया और शने शने वे सो गए। दादी जी ने अपनी मुट्ठी खोली। जैसे ही उन्होंने धीरे से अपना हाथ खींचा, मैंने एक आंसू उनके गालों से ढुलकते और तकिया पर दाग लगते देखा। अगली सुबह दादी जी मेरे ऊपर टेप रिकॉर्डर की आवाज को तेज करने के लिए चिल्लाई और दादाजी अपने नकली दांतों को पीसते हुए कमरे से बाहर चले गए। पर मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जाते समय दादाजी ने पर्दे लगा दिए थे ताकि दादी जी के चेहरे पर सूरज की रोशनी न पड़े। और वे मुझे बुलाकर पूछ रही थी कि तुम अगले हफ्ते अपने दादाजी के जन्मदिन पर क्या करने वाले हो। मुझे अब सब कुछ समझ आ गया था। प्रेम हमारे इर्द गिर्द बिखरी उन तमाम और चीजों की तरह है जो अदृश्य है। एक इंद्रधनुष की तरह आप हमेशा उसे नहीं देख सकते। आपको सिर्फ विश्वास करना होता है कि वो वहां है। मैंने अपना फोन निकाला और उनका नंबर मिलाया।